यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतात् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ मिस कृष्णा प्रजापति। कर्म मोक्ष में आपका बहुत ही प्यार एंड सम्मान के साथ स्वागत है। कर्म महान है, बाकी का हम भगवान पर छोड़ देते हैं या छोड़ना चाहिए ऐसा हम मानते हैं। भगवान, भाग्यवान, सबसे बड़ा भाग्यवान, भाग्य को बनाने वाला भगवान, भाग्यवान। That means सर्जनहार, पालनहार एंड संहारक। सर्जनहार ने हमको जन्म दिया। जन्म क्या हमारी मर्जी से विदा है? नहीं। मृत्यु भी तय है। ठीक उसी तरह जैसे जन्म हमारी मर्जी से नहीं हुआ है, ऐसे मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होती है। ठीक वैसे ही जन्म मृत्यु के बीच में जो जिंदगी है वो भी काफ़ी हद तक तय है। एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि जीवन और मृत्यु के बीच में हम कर्म भी करते हैं, तो ये कर्म से फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पॉइंट से इंसान का भविष्य बनता है। भगवान ने किसी आत्मा को पृथ्वी पर बांध दिया तो उसकी डेथ हो सके, इसके लिए दिस इज दिए। अब डेथ के भी टाइप्स होते हैं, बट वो हमें कर्म के हिसाब से मिलती है। अगर हम कुदरत की तरफ से होने वाले डेथ के बारे में सोचें तो डेथ के लिए डिजीज़ भी दिए एंड डिजीज़ दिए तो उसकी रेमेडीज़ भी दी। रेमेडीज़ के तौर पर हमें आयुर्वेद दिया, एलोपैथी, होम्योपैथी दिया। डैट मीन्स हम जब बीमार होते हैं तो हम घर पे बैठे नहीं रहते कि अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट हम हॉस्पिटल जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। ठीक उसी तरह आत्मा की बॉन्ड होते ही जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आते रहते हैं। प्रॉब्लम्स दिए तो ज्योतिष भी दिया जिससे आने वाली प्रॉब्लम्स की हम रेमेडीज कर सकें। लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए, उसकी रेमेडीज के लिए भृगु ऋषि ने ज्योतिष शास्त्र की रचना करी। एंड ज्योतिष जानने से ही, उसके ज्ञान से, ज्ञान मतलब कुछ जानना, ज्योतिष जानने से ही ज्ञानी बन जाते हैं। तो एक ज्योतिष बनना, ज्योतिष को जानना अपने आप में ही एक रेमेडीज बन जाती है। ज्योतिर्वेद वर्ड ही रिप्रेजेंट करता है कि ये ज्योतिर्वेद दैट मीन्स वेदों से लिया गया हो। बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि ज्योतिर्वेद, आयुर्वेद एंड नाट्यवेद तीनों की रचना वेदों से हुई है एंड इन तीनों को पंचम वेद कहा जाता है। ज्योतिर्वेद, ज्योति प्लस वेद, वेदों से निकली हुई ज्योति। ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश्वर, ऐसी ज्योति, ऐसा प्रकाश। ज्योति डैट मीन्स प्रकाश, ऐसा प्रकाश जो हमें ईश्वर की तरफ ले जाए। ऐसा शास्त्र डैट मीन्स ज्योतिष शास्त्र। आज हम एस्ट्रोलॉजी का बेसिक जानेंगे एंड उसका फाउंडेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पृथ्वी वृत्त है, उसकी सपाटी पर वृषभ वृत्त की नॉर्थ 45 डिग्री पे सभी स्थल को जोड़ने वाला वृत्त 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। टू ग्रीनिच रेखांश वृत्त से पूर्व में 180 एंड वेस्ट में 180 डिग्री, टोटल 360 रेखांश वृत्त है। सो इसीलिए पृथ्वी के इस 360 को 12 से डिवाइड करने से एक राशि का अंश 30 मिलता है। सभी राशियां 30 डिग्री की है जिससे राशि चक्र बना है, जिसे काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। 12 से डिवाइड करने के बाद 12 को ज़ोडिएक का नाम दिया गया, 12 राशियों का नाम दिया गया एंड एवरी राशि को 30 अंश दिए गए। इसे काल पुरुष की कुंडली कहा जाता है। दैट मीन्स ये ज्योतिष शास्त्र का बेसिक है।
जो फिक्स्ड है, कभी नहीं बदलता। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। फिर से 1 आ गया, तो ये सर्कल यहाँ पर पूरा हुआ। एंड ये फर्स्ट हाउस है, इसको पहला भाव भी कहा जाता है, इसको प्रथम स्थान भी कहा जाता है। सेम इसके लिए ये सेकंड हाउस, दूसरा भाव भी इसको कहा जाता है। एंड 360 डिग्री को हमने 12 से डिवाइड किया, दैट्स वाई ये 12 राशि हो गई। एंड ईच हाउस को 30 डिग्री मिली। सो ये पूरा राशि चक्र कंप्लीट हो गया। ओके। ईच हाउस को 30 डिग्री मिलने से 360 डिग्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई एंड 12 हाउसेस हो गए। सो दैट मीन्स ये पूरा राशि चक्र कंप्लीट हो गया। एंड ऐसे ही राशि चक्र को हॉरोस्कोप कहते हैं, जन्माक्षर कहते हैं, कुंडली कहते हैं। जो 12 ज़ोडियाक बनी, 12 राशियाँ जो बनी, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबको 30 अंश मिले हैं। फर्स्ट वन इज एरीज, मेष राशि। सेकेंड इज टॉरस, वृषभ राशि। थर्ड जेमिनी, मिथुन राशि। फोर्थ कैंसर, कर्क राशि। फिफ्थ लियो, सिंह राशि। 6 वर्गो, कन्या राशि। 7 लिब्रा, तुला राशि। 8 स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। 9 सजिटेरियस, धन राशि। 10 कैप्रिकॉन, मकर राशि। 11th एक्वेरियस, कुंभ राशि। 12 पाइसिस, मीन राशि। नाउ ये 1 to 12 जो ज़ोडियाक हैं उनको ब्रह्मांड के 9 स्टार में बांट दिया गया। उनमें से मून एंड सन, दैट मीन्स चंद्र एंड सूर्य को सिर्फ एक एक राशि मिली। बाकी के सारे जो स्टार हैं उनको 2-2 राशियाँ मिली। लाइक यहाँ पर मार्स है तो मंगल को मेष राशि एंड वृश्चिक राशि, ये दोनों राशि मिलती हैं। वीनस को 2nd एंड 7th लिब्रा। मर्क्यूरी जेमिनी एंड वर्गो, ये दोनों मर्क्यूरी को मिले। मर्क्यूरी दैट मीन्स बुध ग्रह, वीनस दैट मीन्स शुक्र ग्रह, मर्क्यूरी दैट मीन्स बुध ग्रह। एंड जुपिटर दैट मीन्स गुरु, बृहस्पति। बृहस्पति को 2 राशि मिली, सजिटेरियस एंड पाइसिस। एंड सैटर्न दैट मीन्स शनि, उनको 2 राशि मिली, कैप्रिकॉन दैट मीन्स मकर एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि। अब राशियां स्टार्स में डिवाइड होने से स्टार्स इन राशियों के स्वामी ग्रह बन गए। लाइक मेष राशि का स्वामी ग्रह हुआ मार्स, वृषभ राशि का स्वामी ग्रह हुआ शुक्र, मिथुन राशि का स्वामी ग्रह हुआ बुध, कर्क राशि का स्वामी ग्रह हुआ चंद्र, सिंह राशि का स्वामी ग्रह हुआ सूर्य, कन्या राशि का स्वामी ग्रह हुआ बुध, तुला राशि का स्वामी ग्रह हुआ शुक्र, वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह हुआ मंगल, धन राशि का स्वामी ग्रह हुआ गुरु। मैं एक बात यहाँ पर बता दूँ कि जुपिटर को बृहस्पति प्रोनाउंस करते हैं, बट मैं गुरु प्रोनाउंस करती हूँ, मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। सो आप अगर चाहे तो गुरु भी कह सकते हैं या बृहस्पति भी कह सकते हैं। कैप्रिकॉन का स्वामी ग्रह हुआ सैटर्न, दैट मीन्स शनि। एक्वेरियस का स्वामी ग्रह हुआ शनि एंड पाइसिस का स्वामी ग्रह हुआ गुरु। सभी राशियों को एलिमेंट्स भी दिए गए हैं। फर्स्ट राशि को फायर एलिमेंट, सेकंड को अर्थ एलिमेंट, थर्ड को एयर एलिमेंट एंड फोर्थ को वाटर एलिमेंट। आप ऐसे ही सीक्वेंस में आगे जा सकते हैं। लाइक अब वाटर के बाद आएगा फायर एलिमेंट, देन अर्थ एलिमेंट, देन एयर एलिमेंट, देन वाटर एलिमेंट। ओके, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। नाउ ये आपका होमवर्क है। ओके, सो ऐसे एलिमेंट दिए गए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने ऐसे इंसान देखे होंगे कि हमने थोड़ा कुछ कह लिया और उनका रोना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं
ये कर्क राशि प्रभावी होगी, और क्योंकि कर्क राशि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। एंड जैसे ईच ज़ोडिएक को एलिमेंट्स दिए गए हैं, वैसे ही उनको नेचर में भी डिवाइड किया गया है। लाइक फर्स्ट जो है वो मूवेबल राशि होती है, मेष राशि मूवेबल होती है। दैट मीन्स नेचर, दैट मीन्स उनका जो स्वभाव होता है वो मतलब मॉर्निंग में कुछ अलग प्लान किया, दोपहर में कुछ अलग प्लान किया, और इवनिंग होते होते कुछ और प्लान किया, एंड रात को भी कुछ और प्लान हो जाता है उनका नेक्स्ट डे के लिए। तो ऐसा उनका मूवेबल नेचर होता है। एंड जो सेकेंड राशि है वृषभ राशि, उनका फिक्स्ड नेचर होता है। मतलब उन्होंने जो एक बार हाँ बोल दिया तो हाँ उसकी ना नहीं होती, और ना बोल दिया तो उसकी हाँ नहीं होती। एंड थर्ड जेमिनी, जिनका ड्यूअल नेचर होता है, दैट मीन्स द्विस्वभावी राशि होती है। अगर मॉर्निंग में ऐसा डिसाइड किया कि आज साड़ी पहननी है, तो शाम को वो सूट में नज़र आ सकते हैं। और ऐसे ही फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के लिए हो गया, सेम रिपीटेशन होगा मूवेबल राशि, फिक्स्ड राशि एंड ड्यूअल नेचर राशि। ऐसे ये आपका होमवर्क है। इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन डू इट। आपको एस्ट्रोलॉजिकल ऐप में टाइम, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस टाइप करोगे तो कुछ ऐसा आपको हॉरोस्कोप मिल जाएगा। काल पुरुष की कुंडली एक बेसिक है, उसको हमें याद रखना है ऑल लोगों के हॉरोस्कोप की स्टडीज़ के लिए। टाइम, डेट एंड प्लेस डालने से हो सकता है कि आपको जो हॉरोस्कोप मिले उसमें यहाँ 1 लिखा हो, या हो सकता है 2 हो, 1 ना हो, या हो सकता है 2 ना हो और 3 हो। 12 नंबर में से, 12 अंक में से कोई भी अंक यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे हो सकता है। तो सपोज यहाँ पे 3 हो तो 3, आफ्टर दैट 4, आफ्टर दैट 5, ऐसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, अगेन हियर 3। ओके, सो ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है आपके हॉरोस्कोप में। आपके या किसी के भी हॉरोस्कोप में यहाँ पे ल लिखा होगा। ल का मीनिंग है लग्न, एसेंडेंट, बट लग्न का मीनिंग शादी नहीं, लड़का और लड़की की शादी नहीं होती। उसका मीनिंग है आप जब बॉर्न हुए तब पूर्व दिशा में उदित राशि जो आपका प्रथम स्थान बनता है, जिसे लग्न कहते हैं ना। किसी का भी हॉरोस्कोप स्टडी करने के लिए ये 12 स्थान है, जो 12 भाव है, वो भाव, वो घर, वो हाउसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दर्शाते हैं, वो जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। और जान के उसको प्रिडिक्शन के लिए भी याद रखना ज़रूरी है। लाइक ये फर्स्ट जो हाउस है वो बॉर्न टाइम सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, देह को रिप्रेजेंट करता है, आत्मबल को रिप्रेजेंट करता है, स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करता है, रंग रूप गुण स्वभाव को, प्रकृति को और पूर्व कर्म को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हाउस कुटुंब को, मित्र, धन, मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है, राइट आइज को रिप्रेजेंट करता है, कुल एंड वाणी को रिप्रेजेंट करता है। कोई इंसान मीठा बोलता है या कड़वा बोलता है वो इससे पता चलता है, अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है, झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, वो इस स्थान से पता चलता है। तीसरा स्थान है वो छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है, पुरुषार्थ कितना करते हैं जीवन में उसको रिप्रेजेंट करता है, साहस अभिमान को रिप्रेजेंट करता है, राइट शोल्डर्स एंड राइट ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। छोटी छोटी यात्राएं जो हम पास में करते हैं वो इससे देखी जा सकती हैं। फोर्थ हाउस माता का होता है, वो प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, जमीन कितनी होगी इंसान के पास उसको रिप्रेजेंट करता है, घर कैसा होगा, बाग बगीचा वाला होगा या नहीं, और खेत उनके पास है कि नहीं वो यहाँ से देखे जाते हैं। फिफ्थ स्थान जिससे इंसान का ज्ञान कैसा होगा, विद्या कैसी होगी, उसने कहाँ तक स्टडी किया है, एंड उसके संतान के बारे में, पुत्र होगा या पुत्री होगी, या फिर संतान का ज्ञान कैसा होगा, संतान की विद्या कहाँ तक होगी, वो सब इस स्थान से जाना जाता है। एंड
लव अफेयर्स के बारे में भी इसी स्थान से ही जाना जाता है। संतान के बारे में सारी इंफॉर्मेशंस हमें यहीं से मिलती हैं एंड स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट यहीं से देखा जाता है। नाउ ये छठा स्थान है जो रोग और शत्रु को रिप्रेजेंट करता है। ऋण एंड कर्ज बैंक का है या किसी से लिया गया है, वो मामा, चाचा एंड नौकरी को रिप्रेजेंट करता है। नौकरी के स्थल पर शत्रु के बारे में बताता है एंड नौकरी का स्थान है, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होंगे कि नहीं वो यहाँ से जान सकते हैं। नाउ सेवेंथ हाउस स्पाउस का हाउस होता है। अगर ये लड़का है तो उसको वाइफ कैसे मिलेगी वो इस स्थान से देखा जा सकते हैं एंड लड़की है तो सेम उसके पति के लिए ये हाउस देखा जाता है। एंड अगर ये हॉरोस्कोप हमारा है तो ये हम हैं एंड उसके सामने वाला दैट मीन्स अगर ये हम हैं तो ये पूरी दुनिया है। तो दुनिया के साथ मतलब जमाने के साथ ये स्थान जमाने का है, तो जमाने से हमारे संबंध कैसे रहेंगे वो इस स्थान से देखा जा सकता है। एंड स्पाउस का स्थान है इसलिए यहाँ पे दुनिया के साथ कलह होगी, स्पाउस के साथ कलह होगी, वो यहाँ से देखा जा सकता है। भोग एंड भागीदारी का स्थान भी है ये, क्योंकि ये पार्टनर का स्थान है। पार्टनर तो लाइफ पार्टनर भी एंड अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर का भी ये स्थान है। ये व्याभिचार का भी स्थान है, क्योंकि बिजनेस की जगह पे भी ऐसे लोग मिलते हैं जिसमें मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, लव अफेयर्स हो जाते हैं, तो यहाँ से हमें जानकारी मिल सकती है। नाउ 8th हाउस आयुष्य का स्थान है, ये मृत्यु को दर्शाता है, बीमारी का भी स्थान है, गुप्त भाव का स्थान है ये। एंड गुप्त दैट मीन्स छिपा हुआ धन, लॉटरी मिलेगी या नहीं, ये रहस्य का स्थान है, गुड ज्ञान का स्थान है। रिसर्च, पीएचडी, बिलवारिस, इंश्योरेंस यहाँ से देखे जाते हैं। 9th हाउस न्याय का है, भाग्य का है, धर्म का है, परोपकार, ईश्वरीय बल, तीर्थ, पिता के बारे में। एंड ये चौथा स्थान जो माता का स्थान है, जो सुख का स्थान भी है, जीवन में सुख कितना प्राप्त होगा, सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे वो जान सकते हैं। एंड एग्जैक्टली माता के स्थान के सामने ही पिता का स्थान होता है। सो पिता के बारे में हम ये दोनों स्थान से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड ये थाई के लिए भी देखा जाता है एंड बड़ी यात्रा, विदेश की यात्रा के बारे में भी जान सकते हैं। एंड इसके एग्जैक्टली सामने वाला स्थान ये होता है 3rd हाउस, जो छोटी यात्राओं का होता है। 10th हाउस कर्म, नौकरी, बिजनेस, पिता, प्रतिष्ठा, समाज, विजय, सत्ता, गर्व, बिजनेस में सक्सेस एंड राज्य के लाभ, औषधि एंड मंत्र सिद्धियों के लिए, ऐश्वर्य के लिए, नाम के लिए ये स्थान को देखा जाता है। एंड नी के लिए भी आजकल नी का, घुटनों का दर्द बहुत ही हम देख रहे हैं हमारे सराउंडिंग्स। 11th हाउस लक्ष्मी का स्थान है, डिजायर पूर्ति का स्थान है, लाभ, इनकम, लोभ, आश्रयदाता, बड़े भाई बहन एंड मित्र का स्थान है। लेफ्ट शोल्डर्स, लेफ्ट ईयर्स एंड लेग के बारे में हम यहाँ से जान सकते हैं। 12th हाउस अगर धन कितना कमाएंगे वो यहाँ से पता लगा सकते हैं, तो खर्च भी कितना करेंगे वो यहाँ से देखा जा सकता है। व्यय का स्थान भी है, ये विदेश सेटलमेंट का स्थान है, शयन सुख का स्थान है। एंड लेफ्ट आई का स्थान है, ये मोक्ष का भी स्थान है, जेल यात्रा का भी स्थान है। नाउ ये पूरे हॉरोस्कोप में ये जो 4 स्क्वायर आपको दिखाई देते हैं वो केंद्र स्थान है एंड ये त्रिकोण स्थान है, उनको बहुत ही शुभ माना गया है। एंड ये 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस उनको अच्छा नहीं माना गया है, बट वो कुछ न कुछ अच्छाइयाँ भी दे रहे हैं हमको। एंड ये 5th स्थान हमारे लास्ट बॉर्न को दर्शाता है, पूर्व जन्म। एंड ये 9th हाउस मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे उसको दर्शाता है। 1 2 3 4 5
फिफ्थ से फिफ्थ 9th हाउस हुआ तो पूर्व जन्म के लिए डीप इंफॉर्मेशंस हमें 9th हाउस से भी मिलेगी। एंड 9 से 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से 9 वो हमारा फिफ्थ हाउस हुआ, जो हमको नेक्स्ट बॉर्न के बारे में फिफ्थ हाउस से भी पता लगा सकते हैं। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू डेट काल पुरुष कुंडली में ईच हाउस को 30 अंश मिले हैं, बट यहाँ ये किसी का हॉरोस्कोप है जिसमें वृषभ राशि का लग्न आया है, जिसका स्वामी ग्रह शुक्र है। तो शुक्र इस घर का मालिक हुआ एंड ल लिखा है, तो वृषभ लग्न को आउट ऑफ 30 कितने अंश मिले हैं वो देखना ज़रूरी है। एंड ठीक वैसे ही हॉरोस्कोप में कोई ना कोई स्टार कहीं ना कहीं 12 हाउस में होगा, तो उनके लिए भी ये देखना ज़रूरी है। लाइक यहाँ मंगल है, तो अगर आप किसी का भी हॉरोस्कोप देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे स्टार के ऊपर ऐसे अंश लिखे होंगे। लाइक यहाँ पे बुध है तो यहाँ पे 6 अंश है। अंश से ग्रहों को अवस्थाएं मिलती हैं, जिनको 6 के अंतर में विषम राशि एंड सम राशि में डिवाइड किया गया है। लाइक 0 डिग्री से 6 डिग्री एंड 7 डिग्री से 12 डिग्री। एपिसोड बहुत ही लॉन्ग बन रहा है, सो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट शब्द से ही समझ में आ जाता है कि मृत बाल वृद्ध अवस्था का कुछ नहीं चलता। बट अगर कोई ग्रह बाल अवस्था या वृद्ध अवस्था में हो तो उसका रिजल्ट 25% मिलता है। एंड कुमार अवस्था में कोई ग्रह हो तो 50% एंड युवा अवस्था में कोई ग्रह हो तो 100% रिजल्ट मिलता है जब उनकी वो ग्रह की दशाएं चलती हैं। एंड अगर 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 29 डिग्री और 30 डिग्री में अगर कोई ग्रह हो तो उनका रिजल्ट नहीं मिलता है जब दशा और महादशा चलती हैं। इस एपिसोड में आपको कुछ भी पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।